नमस्कार, दास स्वतंत्र के इस विशेष 4 PM शो में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिहिर मिश्रा जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की हार और आम आदमी पार्टी की हार के कारणों पर। मिहिर जी, दास स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर पहली बार आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया विक्रांत जी आपका। और मिहिर जी, चर्चा स्वतंत्र ने जिस तरीके से अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटल में एक नया मुकाम हासिल किया, उसके लिए आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई। और आपने जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जितना आकलन किया, मैं लगभग सबको फॉलो करता रहा और निश्चित रूप से आप लोगों ने दिखाया कि एक समानांतर भी पत्रकारिता इस दौर में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और स्वतंत्र जैसा नाम है वैसा ही आप लोगों ने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। मिहिर जी, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। पहला सवाल मैं यही जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, मुझे कम से कम ऐसा लग रहा था और मेरी इस दौरान आपसे भी चर्चा हुई थी तो आप भी ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी को एज है। तमाम तरह के परसेप्शंस, कड़ी फाइट के बावजूद आपको एज है। क्या कारण रहे कि बीजेपी को इतनी शानदार जीत मिली और आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी हार मिली? देखिए विक्रांत, इसमें मेरी समझ से इसके 3 कारण मैं गिनाना चाहूंगा आपको। पहला कारण है कि ये एक असाधारण चुनाव था। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था जैसा इस देश में अक्सर लड़ा जाता है। ये कई मामलों में बहुत ही अलग और असाधारण था। कैसे? इसमें कई बार एजेंसीज भी कंप्रोमाइज होती दिखी। कई बार आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी वो तत्परता इस पूरे चुनाव के दौरान नदारद रही। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कई बार हुआ। आम आदमी पार्टी की ओर से ऑफिशियली इसकी शिकायत भी की गई विक्रांत। खैर, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर पार्टी के इंटरनल बेसिस पर जो आकलन है तो परसेप्शन का जो वॉर बीजेपी ने शुरू किया था, एक युद्ध शुरू किया था, उस परसेप्शन के वॉर में मुझे लगता है कि वहां पर एक काउंटर परसेप्शन वो तैयार करने में चूक हो गई। चूक इस लिहाज से हुई कि जो जनता वोट परसेंटेज को हम लोग देखें विक्रांत जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। 2-2.5% का, मैक्सिमम 2% से भी के आसपास का फर्क है जो भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव के 2-3 टेक अवे मैं देखता हूं। पहला टेक अवे तो ये मैं ये देखता हूं जो मुझे निकल करके दिखता है वो ये चीज कि आम आदमी पार्टी ने अल्टीमेटली अपना एक ऐसा कोर वोटर वर्ग तैयार कर लिया है जिसके लिए इस हार में भी एक जीत का संदेश छुपा हुआ है। 42% आप लेकर के आ रहे हैं। पहले ये एक धारणा बनी हुई थी कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो स्विंगिंग वोटर है, वो लोकसभा में करता है बीजेपी को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को कर देता है। तो उस चीज को, उस जमीन को आम आदमी पार्टी बचाने में सफल रही। और हम लोग 2015 को याद कीजिए, 2020 को याद कीजिए, तो एक तरफा चुनाव था। उसमें विपक्ष में कितना, पहली बार 8 थे, पहली बार 3, दूसरी बार 8। इस बार एक मजबूत विपक्ष है, 22 विधायक हैं 70 विधानसभा वाली दिल्ली विधानसभा में। अब वो परसेप्शन की बात मैं कर रहा था, तो परसेप्शन कहां पर चूके? जैसे बीजेपी ने शुरू से एक यमुना को एक मुद्दा बना दिया, यमुना को इस पूरे चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान बहुत हेवीली, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब विक्ट्री स्पीच दी तो उसमें यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय का नारा बदल गया। तो यानी कि ये साबित करता है कि परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा विक्रांत। और यही वजह है कि उसको जो काउंटर परसेप्शन तैयार करने का मैकेनिज्म है, उस चीज में शायद थोड़े से और होमवर्क की जरूरत थी, या आगे आने पर विश्लेषण भी होगा, तमाम चीजें भी होंगी। पार्टी भी अपने लेयर पर एक इंट्रोस्पेक्ट तो कर ही रही है। तो और दूसरा, कांग्रेस का खाता तो खुला नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, हम सब लोग का अनुमान भी नहीं था कि 0 रहेगा और 0 ही रहा उनका। लेकिन कांग्रेस ने एक सीरियस डेंट दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जीत का जो वोटों को अगर गिनती करें तो लगभग उतने ही वोट हैं जितने कांग्रेस ने हासिल किए। बेशक कांग्रेस का खाता नहीं खुला, तो कांग्रेस के साथ क्या किसी किस्म का एक अलायंस हो सकता था? बात इंडिया ब्लॉक की हो रही है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के एटीट्यूड को भी दोष जाता है, क्योंकि वो एक विपक्ष के स्वाभाविक नेतृत्व की दावेदारी के तौर पर खुद को हमेशा पेश करते रहे हैं। और विपक्ष, और उसी मोड में कांग्रेस आज भी है। कांग्रेस को भी चाहिए कि रीजनल पार्टीज को, बाकी जो उनके क्षेत्रीय पार्टनर्स हैं, उनको एक रेस्पेक्ट करें। नहीं तो यही होगा जैसा दिल्ली में हुआ, हरियाणा में इसके पहले नतीजा देख चुके हैं, आगे आने वाले समय में यूपी में भी इलेक्शन है, बिहार में इसी साल इलेक्शन है। तो देखिएगा, मेरे ख्याल से इस चीज पर थोड़े से विश्लेषण की जरूरत है। और तीसरा क्या कि इन चुनाव के वक्त में जिस तरीके से बीजेपी हर दिन एक नए नैरेटिव गढ़ने में जुटी हुई थी,
पूर्वांचली वाला मुद्दा जो था वो एक बहुत बड़ा, दिल्ली में हम सब जानते हैं कि पूर्वांचली वोटरों का एक बड़ा तबका था और बीजेपी ने ये मुद्दा खुद ब खुद आम आदमी पार्टी को दे दिया था। और जितना एग्रेसिव होना चाहिए था उस चीज में, उसका एज कि नड्डा जी का भाषण सबको पता है जिसमें पूर्वांचली रोहिंग्या सबको टैग कर रहे थे, उस चीज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से विराट कोहली के स्टाइल में खेलने की जरूरत थी विक्रांत। जो आम आदमी पार्टी खेलने में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उसमें चूक गई या कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों पर शिफ्ट कर गई। दूसरे मुद्दे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर जो आपका कोर वोटर है पूर्वांचली, आम आदमी पार्टी का पिछले 2 चुनावों से कोर वोटर रहा था, उसी को अगर थाम के रखे रहते तो शायद इतनी बड़ी जो पराजय दिख रही है ये नहीं होती विक्रांत जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूर्वांचली समाज के 4 लोगों को वो टिकट दिया, केवल आम आदमी पार्टी ने 10-11 दिए, फिर भी ज्यादातर पूर्वांचली बहुल सीटें बीजेपी ही जीती। बहरहाल, लेकिन मेहर जी, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सोमनाथ भारती हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये तमाम नेता अपना चुनाव हार गए। तो क्या आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी उसको घेरने के लिए भी बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी, जिसमें वो पूरी तरीके से सफल रही? क्योंकि विधानसभा तो होगी, विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष भी होगा, लेकिन उसमें ना अरविंद केजरीवाल होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, ना सौरभ भारद्वाज होंगे, ना सोमनाथ भारती होंगे, इस तरह के नेता नहीं होंगे। ये और इस बात से खुद आम आदमी पार्टी संगठन में भी एक सेटबैक की स्थिति है, जैसा विक्रांत हम लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि अब क्या रणनीति बनानी है, कैसे चलना है, क्योंकि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल है, वो सबसे बड़े आइकॉन है, सबसे बड़ा चेहरा है। तो उस चीज की भरपाई कैसे होगी, इसके लिए क्या व्यूह रचना करते हैं, पर ये एक दिक्कत की स्थिति तो है। जैसे लामबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि नई दिल्ली की बात करते हैं। नई दिल्ली में संदीप दीक्षित को जीतना नहीं था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जितने मार्जिन से अरविंद केजरीवाल की हार हुई, लगभग उतने वोट संदीप दीक्षित ले गए। अब दूसरी बात जो आप भी इस बात के गवाह रहे हैं कि वहां अचानक से काफी वोटरों का डिलीशन किया गया वोटर लिस्ट में, लगभग आप बता रहे थे 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास। ये चीज भी अगेंस्ट गई। तीसरा, एजेंसीज की जो एक निष्पक्षता होती है, वो निष्पक्षता नई दिल्ली क्षेत्र में दिख नहीं रही थी। संजय सिंह से लेकर तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो जा रहे थे और वो दिखा रहे थे वीडियो पर कि देखिए यहाँ पर भाजपा की गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं, यहाँ पर। तो वहां पर आयोग भी थोड़ी सी अपनी आंखें मूंदे रहा और इसका भी खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। देखिए, दूसरी बात यह है कि नई दिल्ली के बारे में सबको पता है कि पिछले बार 2015 हो, 2020 हो, 2013 हो, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर रहे हैं उस पूरे इलाके में और बड़ी जीतें दर्ज करते रहे हैं। इस बार उस रणनीति में, व्यूह रचना में कहां चूक हो गई? क्या प्रवेश वर्मा का फैक्टर इतना बड़ा था? तो मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए, राजनीति में चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, अल्टीमेटली हार होती है, जीत होती है, जीत ही से तय होता है कौन जीता, जो जीता वही सिकंदर। यही मामला यहां भी है। पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि नई दिल्ली हो, जंगपुरा का जो वो मामला तो खैर काफी इस मामले में सेटबैक वाला रहा कि बहुत ही कम मार्जिन रहा, फरहाद सूरी ठीक-ठाक वोट काट ले गए। हाँ, तो आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर था विक्रांत जी, वो दलित भी था, मुसलमान भी था पिछले 2 चुनावों में। इस बार कहां पर चूक हुई? क्योंकि मुस्लिमों के सामने सिर्फ एक नैरेटिव था कि जो बीजेपी को हराए मुसलमान उसको वोट करे। तो फिर ये चीजें जगपुरा में ट्रांसलेट क्यों नहीं? अगर वो ट्रांसलेट करती तो शायद फरहाद सूरी को उतना वोट नहीं जाता और आराम से मनीष सिसोदिया जीत जाते। वैसे ही 500-700-800 वोट का मार्जिन, ऐसा मार्जिन तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हर इलाके में किसके बनाम, मतलब ये दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है विक्रांत जी, आपको सालों से कवर करते रहे हैं, यहां पर क्षेत्र वाइज रणनीति जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, क्षेत्र वाइज रणनीति में आपको जंगपुरा का जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल डेमोग्राफी, वहां पर किस प्रांत के कितने लोग रहते हैं, बीजेपी ने उस मामले में थोड़ी सी रचना अच्छी इसलिए की कि संघ बहुत पहले से एक्टिव हो गया था। जैसा हम सब जानते हैं कि कितने हजारों ड्राइंग रूम बैठकें हुई, उससे लाखों लोगों तक पहुंचा गया। झुग्गी झोपड़ी में इनका अभियान पहले से चल रहा था। तो ये सब जो कुछ ग्राउंड की चीजें जो संघ के बहाने बीजेपी को मिल गई, उसका फायदा बीजेपी को मिला। वरना मैं ये नहीं कहूंगा ये बीजेपी की जीत है, मैं ये कहूंगा ये आम आदमी पार्टी की हार है। हार इसलिए क्योंकि ये चुनाव आप भी जानते हैं मुद्दा विहीन चुनाव था, इसमें कोई मुद्दा नहीं था। ये पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द लड़ा गया, अरविंद केजरीवाल। इसमें मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल, एजेंडा भी अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे थे,
एक मोमेंटम आम आदमी पार्टी का बन चुका था। उस मोमेंटम में ब्रेक कहां लगा, वो कहां उसके रफ्तार पर अंकुश लगा, वो एक शोध का विषय है और इंट्रोस्पेक्शन आत्मसमीक्षा का विषय है। और उस पर निश्चित रूप से पार्टी में इंटरनल जो उनका मैकेनिज्म है, हर पार्टी अपने समीक्षा करती है। कांग्रेस भी कर रही होगी कि कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, आम आदमी पार्टी भी कर रही होगी। और ये लेकिन जो व्यूह रचना है ना, व्यूह रचना का वो मोमेंटम जो आम आदमी पार्टी ने जनवरी के पहले 2 हफ्ते में गेन किया था, मैं यहां तक कहूं, क्योंकि जितने ट्रैकर आ रहे थे सब आम आदमी पार्टी को बढ़त दिलाए हुए थे, तमाम सर्वेज आम आदमी पार्टी को बढ़त दिला रहे थे। तो ऐसा बाद के 2 हफ्तों में क्या हो गया कि कहानी बदल गई, ये बड़े गंभीर मंत्रणा का विषय आम आदमी पार्टी के लिए भी है और तमाम राजनीतिक दलों के लिए तो खैर है ही। बीजेपी इस चुनाव में जीती, मैं ये नहीं कहूंगा विक्रांत, अगर बीजेपी जीतती तो मार्जिन वैसा ही लैंडस्लाइड होता जो लैंडस्लाइड आम आदमी पार्टी ने दिखाया है 2015 में, 2020 में। लेकिन लैंडस्लाइड नहीं है विक्रांत, हर जगह ज्यादातर जगहों पर जो जीत हार का फासला है वो कुछ हजार वोटों में सिमटा हुआ है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, उन बड़े चेहरों की हार, जैसे ग्रेटर कैलाश, सौरभ की जीत वहां पक्की थी, ऐसा लोग मानते हैं। शिखा राय का अपना एक रहा है, एमसीडी की, साउथ एमसीडी की मेयर भी रही हैं और पार्षद वगैरह भी रही हैं, लेकिन सौरभ के मुकाबले शिखा राय का वो स्टैचर नहीं था, फिर भी शिखा राय जीत गई, 4000 4500 वोटों से जीती। तो चूक कहां हुई, वो तो हार के बाद ही समीक्षा होती है और निश्चित रूप से पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी इस बारे में समीक्षा करेगी। पर मेरा अभी भी ये आकलन है कि जो परसेप्शन का जो बीजेपी ने एक आडंबर खड़ा किया था, उस आडंबर को भेदने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चूक गई। जैसे शीश महल की बात ये लोग करते रहे, शीश महल का एक हवा खड़ा किया गया, उस हवा पर शुरू में आम आदमी पार्टी ने अच्छा स्टैंड लिया, अच्छा स्टैंड संजय सिंह वहां खुद पहुंच गए, सौरभ पहुंच गए, भैया शीश महल खोल दो, दिखा दो अंदर क्या क्या है नहीं है। तो उस वक्त ये बीजेपी ने मुद्दा थमाया और उन्होंने काउंटर अटैक बहुत तेज किया। लेकिन बाद के दिनों में ना विक्रांत, वो तेजी धीरे धीरे ठहरान पर आने लगी, वो एग्रेसिव कैंपेन वो नहीं दिखा आम आदमी पार्टी का। दूसरा, कई ऐसे उम्मीदवार रहे, मैं जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिन लोगों ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के भरोसे चुनाव लड़ने का सोच लिया, वो फील्ड में मेहनत नहीं कर रहे थे विक्रांत। मसलन मैं आपको बताऊं, पटपड़गंज में मुझे जितना एक्टिव कैंपेन रहा बीजेपी का, इवन अनिल चौधरी का बहुत कैंपेन ठीक ठाक एग्रेसिव रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का, जबकि आम आदमी पार्टी का यह स्ट्रांग होल्ड रहा है। मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति इसी इलाके से शुरू हुई थी। मनीष सिसोदिया बहुत ठीक है, लास्ट इलेक्शन में भी काफी टफ फाइट थी, 2-3 हजार वोट से सिसोदिया हारे थे। पर अचानक से क्या है कि रेस में आप किसी नए घोड़े पर दांव खेल देना तो कई बार मामला उल्टा पड़ जाता है, और शायद आम आदमी पार्टी केस में कई सीटों पर ऐसा ही हुआ। वरना मुकाबला, चुनाव बिल्कुल क्लोज था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस चुनाव में इस रिजल्ट की अपेक्षा ना आपको थी, ना मुझे थी, और कई लोगों को नहीं थी। जो तबका दिल्ली के चुनाव को बहुत क्लोजली वॉच करता है, फॉलो कर रहा है, वो जान रहा है कि कोई चूक तो हुई। जिस सर्च को आम आदमी पार्टी का जो वेव आया था, उस वेव में कहां से वो नीचे की तरफ उसका ढलान पर चला गया ग्राफ, ये समझ में नहीं आया, और इसको पार्टी भी पकड़ नहीं पाई इस चीज को, और इसका खामियाजा हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। मीर जी, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि अब, क्योंकि अब नतीजा आ गया है, अब सब लोग, तमाम पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अपने वजूद को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी ही अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी हारी, अरविंद केजरीवाल भी हारे, तो वो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर में आकर खड़े हो गए, और यहां से अब आगे उनके लिए पार्टी को बचाना, पंजाब में सरकार को बचाना, ये तमाम चीजें भी मुश्किल हो जाएंगी। देखिए विक्रांत, 2 चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के डीएनए में है। जिस पार्टी के इतिहास को बनने से लेकर के अब तक आपने बहुत क्लोजली देखा है और मैंने भी देखा है एक हद तक, रामलीला मैदान के दिनों से जान रहा हूं जी। ये लोग स्ट्रीट फाइटर है, ये हार नहीं मानेंगे। एक नया नैरेटिव फिर से खड़ा होगा और नए तरीके से युद्ध में फिर जुटेंगे। ये वक्त प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, चुनाव के नतीजे आए नहीं, एलजी की तरफ से ऑर्डर आ गया कि भाई सचिवालय सील करा दो। एलजी तो जिस तरीके से एजेंट के तौर पर काम कर ही रहे थे दिल्ली सरकार में बीजेपी की तरफ से, ये हम सब जानते हैं इस चीज को। अचानक से तो ये प्रेशर के टैक्टिक अपनाए जाएंगे, लेकिन इस टैक्टिक के आगे आम आदमी पार्टी अपने मनोबल को कितना मेंटेन कर पाती है, अपने संकल्प शक्ति को कितना
चट्टान की तरह मजबूत कर पाती है, ये आम आदमी पार्टी का भविष्य तय करेगा। वरना आंदोलन की कोख से निकली पार्टियां लड़ना जानती हैं। हार जीत तो होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। 27 साल के बाद बीजेपी जीत रही है, हम सब जानते हैं इस चीज को। तो इसका मतलब बीजेपी खत्म तो नहीं हो गई ना। कांग्रेस का 2019 लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा था, 24 में क्या रहा, हम सब जानते हैं। कांग्रेस का एक सर्च तो दिखा हम लोगों को, राहुल गांधी जहां जहां न्याय यात्रा निकाले। तो आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं एक काउंटर आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो भाई ठीक है, विपक्ष में मैं बैठा हूं, तो हम लोग तो ये बोलेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग बोलेंगे, भैया आपने तो बड़े वादे किए थे, आप भी यहाँ एक यमुना रिवर फ्रंट बना दो, आप भी दिल्ली को पेरिस बना दो, आप भी शंघाई बना दो। और सबसे बड़ी बात, जिन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में हुई थी, उसको लेकर क्या बीजेपी कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स करेगी, बदले की राजनीति करेगी? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये योजना बंद कर दो, इसमें घपला हुआ, स्कूल बंद कर दो, इसमें ये हुआ, अपनी नई व्यवस्था लागू हर सरकार करती है, जो भी सत्ता में आती है उसी वो अपने तरीके से चीजों को ट्रीट करती है। लेकिन अगर ऐसा की, यकीन मानिए इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि इनके पास जनता को दिखाने के लिए होगा कि भाई हमने तो आपको इतना कुछ देने की 10 साल में कोशिश की, और हम अपने वादों पर कुछ वादों को पूरा नहीं उतरे, मौका मिलता तो वो भी वादों पर खरा उतरने की कोशिश करते, लेकिन देखिए हमने जो अच्छी चीजें आपके लिए शुरू की, ये लोग उसको भी अमल में नहीं। और आतिशी ने कल बोल भी दिया कि भाई आप तो कह रहे थे 8 मार्च तक हर खाते में महिलाओं के पहुंच जाएगा तमाम चीजें। तो होता क्या है कि विक्रांत, जब आप सत्ता में आ जाते, विपक्ष में रह करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है। क्या वो इसको अमेरिका की किसी शहर की तरह, न्यूयॉर्क की तरह मैनहट्टन बना देंगे, इसको न्यूयॉर्क बना देंगे, शंघाई बना देंगे, जापान बना देंगे, चाइना बना देंगे, क्या बना देंगे? अब सब कुछ जनता के सामने होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, दबाव होगा, कुछ नई फाइलें खोली जाएंगी, कुछ मुकदमे नए लादे जाएंगे, तो पर ये तो पिछले 2.5-3 साल से सिलसिला चल ही रहा है। अपोजिशन का हर एक नेता, आप नाम ले लीजिए, कुछ एक नेताओं को छोड़कर सब पर कोई ना कोई केस चल रहा है, हर एक नेता पर। तो ये चुनाव इस बात को भी दिखाएगा, ये नतीजा, कि क्या इस देश में बदले की राजनीति चलेगी। और यकीन मानिए कोई भी सत्ता परमानेंट तो होती नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस के दिन बहुरेंगे, कांग्रेस आ जाए केंद्र में, कौन जानता है। राजनीतिक लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। तो ऐसे में एक आम आदमी पार्टी ने एक अच्छे नोट पे अपनी बात कही, और खुद अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक आया था स्टेटमेंट, बयान आया था, जिसमें कहा था कि हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बधाई भी दी और जनता जनार्दन के आदेश को सिर आंखों पढ़ लिया। तो ये बड़ी बात है, इसे मैं पॉजिटिव राजनीति मानता हूं, और इस चीज का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि चक्कर क्या था कि बीजेपी एक अलग तरीके से पूरे आम आदमी पार्टी के कैंपेन को पेंट करने की कोशिश कर रही थी। उनकी अपने, कभी बोल देते थे कि भाई ये एनार्किस्ट है, कभी बोल देते थे कि भाई ये करप्ट है। अब इस देश में करप्शन भी बड़ा मायने बदल गए हैं विक्रांत। मैं आपके साथ खड़ा हूं तो मैं करप्ट नहीं हूं, मैं अगर आपके अगेंस्ट हूं मैं करप्ट हूं। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल तो सबको पता ही है। तो वो वॉशिंग मशीन कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा, झारखंड में हम लोगों ने देखा। बीजेपी के लिए अच्छा ये होगा कि वो वेंडेटा पॉलिटिक्स ना करे। अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स जी, लेकिन खतरा ज्यादा लगता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं को हम सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता तो वैसे भी एक्साइज पॉलिसी जो जिसमें कथित बड़े घोटाले का आरोप लगाते थे, उसमें सभी को लगभग जेल जाना पड़ा, टॉप लीडरशिप को। तो अब तो बहुत लोग, ये आम चर्चा है कि अब बहुत तेजी से मुकदमे और बाकी चीजें शुरू होंगी। देखिए, संघर्ष की अपनी ताकत होती है। कुछ लोग संघर्ष में निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, और किसी भी राजनीतिक दल की पहचान यही होती है कि वो निखरता है या बिखरता है। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से एक राजनीतिक प्रताड़ना का सिलसिला इस देश के अंदर चल रहा है, पिछले कई समय से, काफी अरसे से चल रहा है, वो सिलसिला थोड़ा तेज होगा। लेकिन अगर वो तेज होता है, यकीन मानिए उससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। क्योंकि जनता भी इस बात को समझेगी कि देखिए भाई, ये तो अच्छा भला काम कर रहे थे और ये पॉलिटिकली साजिश इन्होंने की, इनको सत्ता से हटाया, और अब खुद वही सब कर रहे हैं जो जिसका ये लोग आरोप लगाते रहते थे। दूसरी बात, विपक्ष का अपना एक चरित्र होता है। विपक्ष एक मॉनिटर की तरह होता है, पहरेदार की तरह होता है। सत्ता में रह करके उन वादों पर, उन दावों पर खरा उतरना विक्रांत सबके लिए मुश्किल होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई पार्टी, आम आदमी पार्टी क्यों ना। तो अब 24 घंटे रडार पर भारतीय जनता पार्टी, जो डबल इंजन की सरकार हो गई, तो क्या यही एलजी जो पहले
एक विज्ञापन निकाल के लंबे लंबे सरकार को चैलेंज कर देते थे, सरकार के डिपार्टमेंट सरकार के मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते थे, तो क्या वो पैटर्न बदलेगा? क्या बीजेपी पूर्ण राज्य के वादे पर खरा उतरेगी, निकाले उसको निभाएगी? अब सरकार उनकी दोनों जगह से है। जाट आरक्षण का मुद्दा है, अब ये क्या जाट आरक्षण, जाटों को आरक्षण दे देंगे? बहुत सारी चीजें हैं विक्रांत इसमें, पर इसमें मेरा मानना यह है कि देखिए दबाव की राजनीति बढ़ेगी अब, क्योंकि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कवच नहीं रह गया जिसके कारण अपने आप को डिफेंड करने में आसानी होती थी। तो अब ये लोग सारे प्रेशर, हर मैकेनिज्म का, हर टूल का सहारा लेंगे। तो 2.5 साल से ले रहे थे तो आगे भी 2.5 साल तक ले लेंगे, लेकिन जितना ही ये ऐसा करेंगे उतना ही ये कदम उनको बूमरैंग करेगा और उल्टा इनको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इनके सामने अब एक विक्टिम कार्ड खेलने का जेन्युइन तरीका होगा, मौका होगा कि भैया देखो हमको ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं हमको। अब मनोज तिवारी का स्टेटमेंट आपको याद है 2 दिन पहले, जिस घमंड की बात करते थे मनोज तिवारी उसी घमंड में आ गए, बोले केजरीवाल तो फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। इतनी आसानी से तो होता नहीं राजनीति, हम सब जानते हैं। अगर ऐसा फिनिश होता तो कांग्रेस ही अभी तक, बीजेपी का अभियान चला कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए क्या कांग्रेस मुक्त भारत, अभी भी 3 राज्यों में सरकारें हैं भाई, सबसे पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को 12 ही साल हुआ है, सबसे नई नवेली पार्टी है, लेकिन जो संघर्ष का रास्ता, जो सत्ता की ऊंचाइयां उन्होंने देखी है, तो कई बार झटके लगने पर आदमी दोबारा उस लेगेसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जिस कोख से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, इनकी ताकत पब्लिक थी, इनकी ताकत आम आदमी थी, ये दोबारा से कोर वोटर के पास लौटेंगे, दोबारा नई रणनीति खड़ी होगी, दोबारा से एक चर्निंग प्रोसेस चलेगा। इसमें यह भी तय करने का वक्त होगा कि इनके साथ संकट के समय में कौन खड़ा है। विक्रांत, अगर आपके अच्छे दिन है तो आपको दुनिया में सबको याद करता है, रिश्तेदार भी पूछते हैं, समाज भी पूछता है, लेकिन बुरे दिनों में जो साथ खड़ा होता है ना विक्रांत, वही आपका सच्चा हमदर्द है। तो आम आदमी पार्टी इस बात को भी देखेगी, उसका टॉप लीडरशिप, कि उसके साथ इन दिनों में कौन खड़ा है। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी को बिखेरने की तमाम कोशिशें होंगी, इसमें कोई शक नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में कह दिया कि भाई ये रिपोर्ट, अब सोचिए देश के प्रधानमंत्री के जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, उस पद पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को, वो आपके कद को विस्तार देता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, अजात शत्रु थे, उनका पॉलिटिक्स में कोई शत्रु नहीं था, तमाम दलों में उनकी मित्रताएं हुआ करती थी, तमाम लोग उनकी स्पीच की सराहना करते थे, उनके कायल हुआ करते थे। क्या वो स्टेट्समैनशिप, वो जो राजनय था अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर, क्या इस दौर के नेताओं में हम लोग देख रहे हैं? तो मेरा जवाब शायद नहीं में होगा। और यही वजह है कि अब कह रहे हैं सीएजी फाइल खुलवा देंगे, तो तमाम ये हो गए, हर एक चीज की जांच कराएंगे, करवा लीजिए। अगर मान लीजिए जो चीज गलत है गलत है, उसमें तो किसी को गुरेज हो ही नहीं सकता, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल, वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक वेव, एक नया वेव देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है विक्रांत, उस वेव से आम आदमी पार्टी को ताकत मिलेगी, आम आदमी पार्टी फिर से खड़ी होगी, और फिर से वो, अब इनको फोकस पंजाब पे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी और इनके जो राइवल्स हैं उनकी पूरी कोशिश होगी पंजाब के किले को ढहाने की, पूरी कोशिश होगी। और वो कोशिश, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मिहिर जी, अरविंद केजरीवाल ने कल अपने पंजाब के सारे विधायकों को, यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सारे विधायकों को दिल्ली बुलाया है, वो बैठक करेंगे अपने पंजाब के विधायकों के साथ। तो क्या आम आदमी पार्टी भी सेंस कर रही है कि अब खतरा पंजाब की सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है? निश्चित रूप से कोशिश होगी विक्रांत, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, 100%। और विक्रांत एक बात बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि ये कोशिश अभी शुरू हुई है, पिछले 1 साल से व्यक्तिगत तौर पर मुझे पता है ऐसे कम से कम 10 अटेम्प्ट बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं, जहां पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है। 5-5-6 के समूह विधायकों का झुंड पंजाब से दिल्ली आता था, यहां हाजिरी होती थी, एक बड़े नेता है वो पूरी कोशिश में लगे हुए थे, सब कुछ। तो इनका ये ऑपरेशन लोटस पंजाब के अंदर अभी से नहीं, जमाने से चल रहा है। लेकिन चुनावी राजनीति की बात करें तो पंजाब में बीजेपी कोई ताकत नहीं है जी, और पंजाब में जो उनका नेचुरल अलायंस हुआ करता था, शिरोमणि अकाली दल बादल गुट, वो भी इनके साथ नहीं खड़ा है अब। कांग्रेस की स्थिति पंजाब के अंदर ऐसी है कि अगर आम आदमी पार्टी इस 2 साल को एक चुनौती की तरह ले, तो निश्चित यकीन मानिए कि इससे जितने नंबर इनको पिछली बार आए थे, उससे कहीं बेहतर नंबर में चुनाव जीतेंगे। लेकिन इसके लिए होमवर्क अभी शुरू करना पड़ेगा, इनको रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी, एक एक विधायक से संवाद का सिलसिला रखना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम तभी होता है जब वो संकट में होती है। देखिए, जीत में तो सब वाहवाही, जीते का नाम सिकंदर होता है, हार में भी जो पार्टी तन के खड़ी हो जाए,
और चट्टान की तरह रहे तो उसी का नाम पॉलिटिकल, उसमें उसी का विल पावर और उसके बाद आय का रास्ता उससे तय होता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक क्रूशियल समय है, बहुत संवेदनशील वक्त उनके लिए है, चैलेंजेस उनके सामने है, मुश्किलों का पहाड़ है उनके सामने में, लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं। आम आदमी पार्टी तो लड़ने में आज से नहीं 13-12 रामलीला मैदान के जमाने से देख रहे हैं, तो झटका इनके लिए लगा है। झटका कम झटका नहीं होता है, पर एक बात ये भी तो देखिए ना, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक, और फिर भी दिल्ली के चुनाव में मैं तो कहता हूं ये आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, आम आदमी पार्टी की हार है। मुद्दाविहीन चुनाव था, हम सब लोग इस पर कितनी बार डिबेट कर चुके हैं। फिर भी कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट, वोटर मैनेजमेंट और छोटी छोटी रणनीतियां पे करती हैं क्षेत्रवार, उसमें आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी बात, कई जगहों पर बहुत लो मार्जिन से चुनाव हारे। दूसरा, एक दलितों को लेकर अपने स्टैंड वो क्लियर करना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई, कई इलाके जहां पर डेंट लगे। पूर्वांचली वोटर, उनको साधने के लिए जो आपकी ताकत हुआ करते थे, रीढ़ हुआ करते थे, उसको दोबारा से अपने इसमें लाना पड़ेगा जी। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग समय है, आत्मावलोकन का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। और मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी चर्निंग प्रोसेस जो है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक आध दो दिनों में सब कुछ स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और पार्टी एक नई लीड पर चलेगी और चलती हुई दिखाई देगी, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं। स्वतंत्र को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दास स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। अपने सभी दर्शकों से हमारी यही अपील है कि दास स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, इसे शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।